आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान देखने को मिलते हैं। यानी जब आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल का मतलब ये है कि जैसे भारत के ऊपर अटैक हो गया बाहर से, यानी हम कह सकते हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ या युद्ध हो गया भारत का किसी देश के साथ, या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया किसी समूह के द्वारा, तो ऐसे में आपातकाल लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आशंका की स्थिति पर भी राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर आपातकाल लगा दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों पर भी असर पड़ता है, केंद्र राज्य के संबंधों पर भी असर पड़ता है। इसी तरह से वित्तीय जो वितरण होता है राज्यों यानी केंद्र और राज्य का, जो लोकसभा हम कह सकते हैं और राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनका जो कार्यकाल होता है राज्य सरकारों का, उसमें भी वृद्धि की जा सकती है आपातकाल के दौरान। तो पहले हम मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। यानी जब आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों पर यानी मूलाधिकार जो है उस पर क्या असर पड़ता है, किस प्रकार से प्रभाव पड़ जाता है। तो सबसे पहले देखें, जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है यानी अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में देखने को मिलते हैं। 352 के तहत जो आपातकाल लगता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। जो राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर जो आपातकाल लगाया जाता है उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और अगर वित्तीय अनियमितताओं के वजह से अगर आपातकाल लगा दिया जाए तो उसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं, जो अभी तक लगाया नहीं गया है भारत में। अनुच्छेद 360 के तहत उसको लगाया जाता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति देखने में नहीं आई है। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर सशस्त्र विद्रोह की बात यहाँ नहीं की जा रही है, क्योंकि संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम यानी संविधान में संशोधन किया गया था 44वां 1978 में। तो उसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि जो अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, वो प्रभावी नहीं हो पाती हैं, यानी उनका निलंबन हो जाता है। लेकिन निलंबन तब होगा जब युद्ध के आधार पर या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही आपातकाल लगाया जाए। राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल लगता है उसमें आपके अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित नहीं होती हैं। तो हमने ये देख लिया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो फिर मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 358 के एक्टिव होने की वजह से, उसके प्रभाव में आ जाने की वजह से अपने आप अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती हैं। उसको लेकर के न्यायालय में कोई नहीं जा सकता। यानी जब तक आपातकाल लगा रहेगा 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में हैं वो स्थगित रहती हैं और इसके लिए किसी प्रकार का आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपातकाल लगेगा 352 के तहत अनुच्छेद 358 के अधीन 19 में यानी अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी क्या कह सकते हैं आपके सभा करने की जो स्वतंत्रता होती है, तो इस प्रकार की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित हो जाती हैं। यानी केंद्र सरकार किसी को भी किसी दूसरे प्रदेशों में जाने से रोक सकती है, मूवमेंट को रोका जा सकता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। तो ऐसे में लोग अगर इधर से उधर जाएंगे तो जान जा सकती है। तो इसलिए जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती हैं, लोगों को वो उपलब्ध नहीं रहती हैं। लेकिन जब आपातकाल समाप्त कर दिया जाता है तो अपने आप 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, यानी पुनर्जीवित हो जाती हैं। तो ये हमने देख लिया कि अनुच्छेद 358 के तहत ऐसा होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है तो अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती हैं। उसके लिए कोई अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात हम आते हैं, लेकिन ये चीज़ कब उपलब्ध होगी? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ऐसा किया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये जो 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इनका लोप यानी इनका निलंबन नहीं होता है। तो ये हमने देख लिया। अनुच्छेद 359 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 359 के अधीन अन्य प्रकार के जो मूलाधिकार हैं उनका राष्ट्रपति के द्वारा जो है
हम कह सकते हैं कि उनको लागू किए जाने पर रोक लगा दी जाती है, यानी उपचार प्राप्त करने का जो अधिकार है उसको निलंबित कर दिया जाता है, न कि मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। वो निलंबित नहीं रहते, वो एक्टिव रहते हैं। बस सिर्फ इतना है कि उपचार प्राप्त करने का जो अधिकार है, न्यायालय में जो जाने का अधिकार है, वो जो है स्थगित हो जाता है, वो निलंबित हो जाता है। तो मानी सी बात है कि फिर वो अधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरी बात, राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अपने आदेश में ऐसा बताया जा सकता है कि इस प्रकार के मौलिक अधिकार जो है इस अवधि के दौरान, यानी इनका उपचार स्थगित रहेगा, कोई इनके आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकता। यानी किसी खास मौलिक अधिकारों को मेंशन किया जा सकता है तो सिर्फ उतने ही तक वो व्यवस्था लागू रहेगी। राज्य सरकारें, जब आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य सरकारें जो हैं वो मौलिक अधिकारों को छीन सकती हैं, उसके लिए कोई कार्यकारी आदेश या कोई नियम भी बना सकती हैं, और ये दोनों में है। यानी जैसे ही अनुच्छेद 358 एक्टिवेट हो जाता है और अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो जब निलंबित हो जाती हैं तो राज्य सरकार कानून बना करके अपने यहाँ इन मौलिक अधिकारों के संबंध में जो अनुच्छेद 19 में है, इनके संबंध में कोई कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, कोई विधि बनाई जा सकती है, इनको छीना जा सकता है और कटौती भी की जा सकती है। तो ये राज्य सरकारों को अधिकार रहता है, लेकिन ये अधिकार तभी तक रहता है जो विधि बनाई जाती है, जब तक कि आपातकाल लगा रहता है। उसके बाद जो भी कानून बनाया जाएगा वो सब अप्रभावी हो जाएगा जैसे ही आपातकाल हटेगा। तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 इसमें क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मेंशन करना पड़ता है। राष्ट्रपति जब मेंशन करते हैं कि इस प्रकार के मौलिक अधिकार जो हैं उसका उपचार निलंबित रहेगा, न कि अधिकार निलंबित रहते हैं, तो वो उतने ही अधिकार निलंबित रहते हैं। अब राष्ट्रपति के ऊपर है कि राष्ट्रपति चाहें तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं 19 में जो अधिकार है उनको छोड़ करके बाकी को अधिकार हैं उनका सबका कहीं ना कहीं उल्लेख कर दिया जाए अपने पत्र में, लेटर में, तो उतनी अवधि के लिए या पूरे आपातकाल की अवधि के लिए या खास अवधि के लिए लिख दिया जाएगा कि इस अवधि से इस अवधि तक जो है वो बाकी मौलिक अधिकार जो है उनका उपचार स्थगित रहेगा। इस प्रकार की बात राष्ट्रपति के द्वारा कही जा सकती है अपने पत्र में, अपनी उद्घोषणा में। तो उसी के संबंध में जितने मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा मेंशन किए जाएंगे उसी के संबंध में राज्य सरकारें कोई कार्यकारी आदेश या कोई विधि बना करके उन मौलिक अधिकारों के संबंध में, यानी उनको या तो छीन सकती हैं या उनको सीमित करने का प्रयास किया जा सकता है। राज्य सरकारों को आज़ादी होती है, उसके आधार पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। बाद में जब व्यवस्था पुनः बहाल हो जाती है, आपातकाल हट जाता है, तो फिर उसके आधार पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन राष्ट्रपति ने अपने पत्र में जिन मौलिक अधिकारों का मेंशन किया है उसके अलावा अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसको लेकर के कोर्ट जाया जा सकता है, कहने का अर्थ ये है। तो यही दोनों में अंतर आ जाता है। यानी अनुच्छेद 358 में 19 के तहत जो मौलिक अधिकार जितने भी उपलब्ध हैं वो सब स्थगित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, वो जीवित रहते हैं, सिर्फ उनका उपचार निलंबित हो जाता है, कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये हमने मौलिक अधिकारों के संबंध में स्थिति को देख लिया। दूसरी बात, अनुच्छेद 359 में ये बात कही गई है कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मौलिक अधिकार होंगे वो उपलब्ध रहेंगे, उनका जो उपचार है वो निलंबित नहीं होगा, लोग कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया था उसके तहत ये प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 20 और 21 एक्टिव रहते हैं, ये इनका उपचार निलंबित नहीं होता है, लोग जा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 एक्टिव रहते हैं, यानी इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसी तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत जो मेंशन किया जाता है कि इस प्रकार के अधिकार का उपचार निलंबित रहेगा, उसके संबंध में संसद के दोनों सदनों में, यानी उसको जो उद्घोषणा है उसको रखा जाता है, यानी उसको कोर्ट में यानी संसद के अंदर दोनों सदनों में रखा जाता है। तो ये एक प्रावधान है। तो ये हमने देखा कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में प्रावधान कर दिए गए हैं
यानी जिसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर ही अनुच्छेद 19 में, यानी अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित हो जाती हैं, निलंबित हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एक चीज़ को स्किप कर दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। यानी भारत के अंदर कोई विद्रोह हो जाता है तब फिर अनुच्छेद 358 के तहत 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित नहीं होती हैं। ये संशोधन कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। और इसी तरह का संविधान संशोधन इसी 44वें में अनुच्छेद 359 में भी किया गया। अब वो ये किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 ये जो मौलिक अधिकार हैं ये लोगों को उपलब्ध रहते हैं। तो ये हमने मौलिक अधिकारों पर जो प्रभाव है उसको देख लिया। इसी तरीके से हम देखें ये 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं, यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 308। इसी तरह का हम देखें कि मौलिक अधिकारों पर जो असर पड़ जाता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का निलंबन हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि अपने आप ये खुद ही ये निलंबित हो जाते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर 44वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें व्यवस्था कर दी गई कि ये जो 19 के तहत जो मौलिक अधिकार निलंबित होंगे ये सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर होंगे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये निलंबित नहीं होंगे। ये संशोधन कर दिया गया। इसी तरीके से केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती, बाकी को दी जा सकती है कोर्ट में। ये भी देख लिया हमने। इसी तरीके देखें राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को कम करने हेतु अथवा हटाने के लिए कानून बना सकते हैं। राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी तरीके से देखें आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा वैसे ही अनुच्छेद 19 अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगा। सभी कानून जो मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं अप्रभावी हो जाते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है तो वो सारे के सारे कानून अप्रभावी हो जाते हैं। इसी तरीके से देखें विधायी तथा कार्यकारी निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी राज्य सरकार के तहत जो भी विधायी कार्य किए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, किसी मौलिक अधिकारों को छीना गया है तो उसके संबंध में कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। चाहे वो विधायी कार्य किए गए हों, चाहे वो कार्यकारी आदेश जारी कर दिए गए हों, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 359 की देखिए बात, तो इसमें केवल न्यायालयों में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। बाकी यानी अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनको छोड़ करके बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार जीवित रहते हैं। से होता इतना है कि उनका उपचार निलंबित हो जाता है, बस वो निलंबित नहीं होते, वो एक्टिव रहते हैं। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। यानी जो मौलिक अधिकार 19 को छोड़कर बाकी मौजूद हैं उनमें से राष्ट्रपति अपने पत्र में जिन जिन का उल्लेख करते हैं उन्हीं के संबंध में ये व्यवस्था लागू रहती है। अब देखें निलंबन आपातकाल की अवधि में अथवा आदेश में वर्णित अल्प अवधि के लिए लागू हो सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक 19 में जो मौलिक अधिकार हैं उनको छोड़ करके बाकी जो मौलिक अधिकार हैं वो इस तिथि से लेकर इस तिथि तक निलंबित रहेंगे। यानी उनका उपचार निलंबित रहेगा, न कि वो निलंबित रहेंगे। निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि में इस प्रकार का प्रावधान पूरे देश के लिए भी कर सकते हैं। यानी भारत के अंदर ये व्यवस्था लागू रहेगी, उनका उपचार निलंबित रहेगा। और इसी तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए ये ही व्यवस्था कर दी जाए, बाकी पूरे भारत के लिए न की जाए। तो इस प्रकार का प्रावधान भी किया जा सकता है। इसे संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में रखा जाता है। यानी अनुच्छेद 359 के तहत जो प्रावधान किए जाते हैं। इसी तरह देखिए राज्य उस मूल अधिकार को रोकने अथवा हटाने के लिए विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति ने जिन मौलिक अधिकारों का मेंशन किया हुआ है अपनी उद्घोषणा में, उसके संबंध में राज्य सरकार कानून बना सकती है, कोई कार्यकारी आदेश जारी कर सकती है या कोई विधिक कार्रवाई विधि यानी कानून बना सकती है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के समाप्त होते ही ऐसी समस्त विधियां समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह देखें 44वां संशोधन 1978 में किया गया कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। यानी ये एक्टिव बने रहते हैं, इनमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इसी तरह देखें अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद
359 में अंतर की बात कर ली जाए तो केवल अनुच्छेद 19 में निहित मूल अधिकार निलंबित होते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 में उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन कर दिया जाता है, यानी उनका उपचार निलंबित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसी तरह देखें कि अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों मामलों पर लागू होता है, जबकि 19 वाला प्रावधान सिर्फ बाह्य आक्रमण या युद्ध के आधार पर है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते हैं, लागू रहते हैं। अनुच्छेद 358 में संपूर्ण अवधि के लिए निलंबन, जबकि अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि के लिए निलंबन होता है। अगर राष्ट्रपति अवधि मेंशन कर देते हैं तो उतनी अवधि के लिए ही उपचार निलंबित हो जाता है। इसी तरह देखें अनुच्छेद 358 में संपूर्ण देश के लिए, जबकि अनुच्छेद 359 में संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष के लिए ये प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भी हमने व्यवस्था को देख लिया। अब आते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी जो राज्य सूची होती है वो केंद्र के अधीन हो जाती है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूचियां हैं जो, तो उसमें राज्य सूची के जो विषय होते हैं उस पर संसद कानून बना सकती है। यानी जो भी कह सकते हैं कि संसद को यानी पूरी व्यवस्था एकीकृत हो जाती है। जो भी शक्ति है, चाहे विधायी चाहे कार्यपालिका संबंधी आप कह लें, वो समस्त शक्ति केंद्र के अधीन हो जाती है। तो इसी तरह हमने देख लिया कि जो कार्यपालिका का मतलब, जब क्रिकेट मैच होता है तो कप्तान के अधीन ही सारे खिलाड़ियों को इधर से उधर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि राज्य सरकारों को केंद्र के द्वारा निर्देश दिया जाता है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग किस तरह से करना है। इसी तरीके से राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से कानून बनाएंगी और कौन सा कानून नहीं बना सकती, इसका दिशा निर्देश केंद्र के द्वारा राज्यों को मिलता रहता है। कार्यकाल की बात कर ली जाए तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से कई बार किया जा सकता है जब तक की आवश्यकता हो। राज्य सरकारों का कार्यकाल भी इसी तरीके से एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कई बार ऐसा किया जा सकता है। संसद द्वारा राज्यों के लिए विशेष राज्यों के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। यानी जो भी संसद ने कानून बनाया है तो आपातकाल जब समाप्त हो जाता है तो 6 महीने तक वो एक्टिव रहते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह देखें, आपातकाल के दौरान संसद का सत्र नहीं चलने पर राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को ये पूरा अधिकार है, क्योंकि जो राज्य सूची के विषय हैं वो केंद्र के ही अधीन हो जाते हैं। संसद उस पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। देखें, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के, यानी अब वित्तीय मामला देखा जाए तो जो केंद्र के द्वारा वित्तीय वितरण किया जाता है, पैसा दिया जा सकता है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है आपातकाल लगा हुआ है। तो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, अर्थात धन को कम अथवा समाप्त कर सकता है। यानी चाहे तो कुछ समय के लिए धन वितरित न करे, रोक दे या कम पैसा दे, ज़्यादा पैसा न दे, जितना कि संविधान में बताया गया है उससे कम पैसा कर दे, या पूरी तरीके से उसको कैंसिल कर दे कुछ समय के लिए। ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों में रखा जाना आवश्यक होता है। इसी तरह देखिए, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए कितने ही बार बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह राज्यों के मामले में भी यही नियम है। आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी आपातकाल जब समाप्त हो जाता है तो यह कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 6 महीने माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एक अवधि निश्चित कर दी गई है, यानी कार्यकाल जो है फिर नहीं बढ़ाया जा सकता जब आपातकाल समाप्त हो जाता है। तो आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो ये बताते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध का स्वरूप क्या होगा, विधायी मामला हो चाहे कार्यपालिका का मामला हो। इसी तरीके से मौलिक अधिकारों पर क्या असर पड़ जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय वितरण होता है, धन का हस्तांतरण होता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल कहा जाए उसका स्वरूप कैसे होगा, कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि ये विषय पूरी तरीके से तथ्यात्मक जानकारियों से भरा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें लिखी गई ताकि बातें सामने भी नज़र आएँ। ऐसे बताने पर चीज़ें उतनी ध्यान में नहीं रहती हैं। तो ये आपके सामने एक टॉपिक था जो कि जानना आवश्यक है कि हम ये जान सकें कि आपातकाल क्या होता है, क्यों वो लागू किया जाता है, आवश्यकता उसकी पड़ती है। अगर युद्ध हो गया तो मानी सी बात है फिर प्रबंधन केंद्र के अधीन होगा। तो ये सारे प्रावधान जो हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम अपने संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान हैं
उससे परिचित हो और संविधान का एक अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि हमें अपनी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी रहे। यही तो यहीं पर अनुमति दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।